चैप्टर 20। तो वेदांत उसे डेविल स्माइल करते हुए देखने लगा। जैसे ही वेदांत फलक से दूर हुआ तो फलक तुरंत ही आईने के सामने जाकर अपने कंधे को देखने लगी। जहां वेदांत ने बाइट किया था वो जगह पूरी रेड हो गई थी। चूंकि फलक की स्किन ओवर सेंसिटिव थी इसलिए वो मार्क और ज्यादा उभरकर दिख रहा था। फलक ने गुस्से से वेदांत की ओर देखा जो अब एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसे ही देख रहा था। अब इसका मैं क्या मतलब समझूं मिस्टर सिंघानिया? फलक ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। पनिशमेंट, वेदांत ने सपाट लहजे में कहा। पनिशमेंट? व्हाट द हेल आर यू सेइंग? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे पनिशमेंट देने लगे? मुझे लगता है जरूर आपके दिमाग का कोई नट ढीला हो गया है। प्लीज आप जाकर डीआर से चेक कराइए। आर यू कॉलिंग मी मेंटल बार्बी? वेदांत ने फलक की बात बीच में काटते हुए कहा। उसने ये इतने सर्द तरीके से पूछा था कि फलक को अब अपनी कही हुई बातों पर रिग्रेट होने लगा था। क्या फलक, तू क्यों अपनी कब्र अपने हाथों से खोदने पर तुली है? ये तो ठहरा ही पगलैट। इसे कब किस चीज का बुरा लग जाए क्या पता। फिलहाल अपनी जान छुड़ा इस नमूने से। फलक ने मन ही मन वेदांत की तारीफें करते हुए खुद से कहा। फिर वेदांत की ओर देखकर दिखावटी हंसी हंसते हुए बोली, ही मैं भला क्यों आपको मेंटल बोलूंगी? वो तो मेरी ये नाजुक सी जबान कहीं भी फिसल जाती है। अच्छा होगा तुम इस 10 फीट लंबी जबान को सोच समझ कर यूज करो वरना तुम्हारी इस नाजुक सी जबान का कीमा बनाकर मैं आपने पेट ब्रूनो को खिला दूंगा। वेदांत ने फलक के जबड़े को कसकर दबाते हुए कहा तो फलक ने डर से अपना थूक निगल लिया। उसे इस वक्त वेदांत किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था लेकिन अपनी आदत से मजबूर उसने अपनी कैची जैसी जबान उर्फ नाजुक जबान को चलाना बंद नहीं किया। ये ब्रूनो कौन है? फलक ने अपनी ग्रे आईज को टिमटिमाते हुए कहा। माय पेट एनिमल जिसे मैंने क्रिस्टल आइलैंड में रखा है। उसे तुम्हारी जैसी नाजुक जबान को खाना बहुत पसंद है। तुम तो उसे देख भी चुकी हो बार्बी, वेदांत ने एविल स्माइल करते हुए कहा तो फलक उस सिचुएशन में भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ते लगी। मैंने कब देखा? फलक ने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए कहा। क्या तुमने ब्रूनो को सच में नहीं देखा बार्बी? वेदांत फलक को अपनी और शेर की वॉल में लगी बड़ी सी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा तो फलक के तो मानो प्राण ही सूख गए। फलक का ऐसा रिएक्शन देख पता नहीं क्यों लेकिन वेदांत को बहुत मजा आ रहा था लेकिन उसने ये सब अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया। वो कुछ देर फलक को देखता रहा फिर उसका जबड़ा छोड़ बेडरूम से बाहर निकल गया। डोर बंद होने की आवाज से फलक अपने सेंस में आई और उसने तुरंत ही अपने हाथ अपने सीने पर रख लिए। बैंक गॉड, मेरा शैतान पति यहाँ से चला गया। इस साइको का कोई भरोसा नहीं है क्या पता सच में मेरी जबान काट कर अपने इस ब्रूनो को खिला दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी कोयल जैसी आवाज कैसे सुन पाऊंगी? वैसे भी ये ब्रूनो इस डेविल के साथ इतना कंफर्ट दिख रहा है जैसे वो इस जल्लाद की गर्लफ्रेंड हो। फलक, तुझे अपना बदला पूरा करने से पहले अपनी ये जबान और हाथ पैर सभी सही सलामत रखने होंगे। फलक ने खुद से कहा और वेदांत को 2-4 गालियां और देने के बाद वो भी रूम से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी ओर इस वक्त ध्वनि अपने रूम में बैठकर अपने फैमिली की तस्वीर देख रही थी जिसे वो पानीपत से भागते वक्त अपने साथ लेकर आई थी। उन 4 लोगों की फैमिली में सब कितना खुश थे जब तक वो सरसीवा नहीं गए थे। अपने पेरेंट्स की फोटो में हाथ फेरते हुए उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। कहाँ हो आप दोनों? प्लीज आप दोनों जल्दी मुझे और दी को लेने यहाँ आ जाइए। पता नहीं आप दोनों किस हाल में होंगे। खाना भी खाया होगा आप दोनों ने या नहीं? कहीं वो वीर चौधरी आप दोनों को कोई नुकसान ना पहुँचाए है। ऊपर वाले प्लीज मेरे माँ पापा को आप सही सलामत रखना। ध्वनि ने रुंधे हुए गले से लगा। वहीं डोर पे खड़ा निहाल को ये सब देख ध्वनि के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब तक वो भी ये जान गया था कि ध्वनि को अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसका तो दिल कर रहा था कि ध्वनि को जाकर कसकर अपनी बाहों में
भर ले और उसकी आंखों से एक भी आंसू ना बहने दे, लेकिन यो ऐसा कर नहीं सकता था। उसने थोड़ा खांसते हुए ध्वनि ने कहा, अहम अहम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? निहाल की आवाज सुन ध्वनि ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और फीकी सी स्माइल देते हुए निहाल से कहा, हाँ आइए न आप। ध्वनि की हाँ मिलते ही निहाल तुरंत एक भी पल गवाए रूम के अंदर आ गया। ध्वनि उसकी स्पीड देखकर एकदम हैरान रह गई, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन को छुपाते हुए निहाल से कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे कुछ काम था। ध्वनि की बात सुन तो निहाल आसमान में उड़ने लगा कि ध्वनि को उससे कुछ काम था। इसका ये मतलब है कि ध्वनि उसे याद कर रही थी। उसका दिल तो ये सोच अपने कोट को हाथ में घुमाते हुए नाचने को कर रहा था, लेकिन उसने अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए ध्वनि से कहा, हाँ बोलिए ना, आपको क्या काम था मुझसे? वी क्या है न, मेरे और दी के पास ज्यादा कपड़े नहीं, तो क्या आप मुझे मॉल लेकर चलेंगे ताकि मैं हम दोनों के लिए थोड़े कपड़े ले लूं? मेरे पास पैसे हैं, बस आप मुझे मॉल लेकर चलेंगे बया, या किसी की बॉल दीजिए कि मुझे लेकर चलें? ध्वनि ने बड़ी मुश्किल से मैं सब हिचकिचाते हुए कहा। उसकी बात सुत निहाल की थी, उस पर हंसी और प्यार तीनों आ रहा था। उसने किसी तरह अपने इमोशंस की कंट्रोल करते हुए उससे कहा, तुम सच में ब्यूटी पाई हो? निहाल की बात सुन ध्वनि ने उसे कन्फ्यूजन से देखा तो निहाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? निहाल की बातें सुन ध्वनि ने अपना सिरनामे हिला दिया। बाहर डिजाइनर आया हुआ है, वो तुम्हारे और भाभी के नाप लेने के लिए आया हुआ है ताकि वो जल्द से जल्द तुम्हारे और भाभी के साइज के कपड़े रेडी कर सके और कल मॉर्निंग से पहले वो सारे कपड़े तुम्हारे क्लोजेट में होंगे। निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये सब आप क्यों कर रहे हो? हमारे पास पैसे हैं, हम खुद से ले लेंगे। ये सब मैं नहीं, तुम्हारे एकलौते जीजू उर्फ द ग्रेट वेदांत सिंघानिया कर रहे हैं, और तुम चाहकर भी उनकी बातों को रेजिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसका बातें न मानने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। निहाल ने ध्वनि की बात बीच में काटते हुए कहा तो ध्वनि का मुंह बन गया। उसके फूले हुए चबी चिक्स को देखकर निहाल का उसे बाइट करने का दिल कर रहा था, लेकिन उसने किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। मैं डिजाइनर को भेजूं? निहाल ने पूछा। हाँ भेजिए, ध्वनि ने कहा। थोड़ी देर बाद एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी डिजाइनर उसके रूम में इंटर हुआ, जिसे देख ध्वनि की आंखें हैरानी से फैल गई। लेकिन वो ओवर एक्साइटेड होकर अपनी इज्जत का फालूदा नहीं बनवाना चाहती थी, लेकिन वो ये सोच के एक्साइटेड हो रही थी कि जब उसकी दी अपने आइडियल डिजाइनर से मिलेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। कहीं वो खुशी ही पागल ना हो जाए। उस डिजाइनर ने ध्वनि के नाम लिए और अपने असिस्टेंट की कुछ इंस्ट्रक्शन दे बड़ा से चला गया। वी डिजाइनर ध्वनि से बहुत ही पोलाइटली और रिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहा था, जिसे देख ध्वनि बहुत हैरान थी, क्योंकि उसने कई न्यूज़ और मैगजीन्स में पढ़ा था कि ये डिजाइनर काफी रूड और एरोगेंट है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी से भी अच्छे से पेश नहीं आता। लेकिन वो तो इन सब से बिल्कुल उलट उसके सामने भीगी बिल्ली बनकर पेश आ रहा था। अब उसे कौन बताए कि वेदांत की फैमिली से रूड बिलेन कर उसे अपनी मौत को दावत थोड़े ही देनी थी। वहीं दूसरी ओर सुधा जी के कहने पर इस समय फलक सबके लिए डिनर रेडी कर रही थी। ये उसकी पहली रसोई की रस्म थी, इसलिए वो सुधा जी का इंस्ट्रक्शन मानकर ही सब रेडी कर रही थी कि किसे क्या पसंद है, किसे क्या नहीं पसंद, और किसे किस चीज से एलर्जी है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही वो डिनर रेडी कर रही थी। जब डिनर रेडी हो गया तो सुधा जी ने फलक को डिजाइनर को नाप देने के लिए ध्वनि के रूम भेज दिया और खुद सर्वेंट से डिनर टेबल अरेंज करने का कह वो भी फ्रेश होने चली गई। उनके जाते ही एक शख्स उस किचन में आया और खीर में कुछ मिलाने लगा। वो बार बार देख रहा था कि कोई उसे देखे मत। जब किसी की नजर उस पे नहीं गई तो वो अपना काम पूरा कर वहां से चला गया। जाते हुए उस इसम के चेहरे पर एक एबल स्माइल थी।
वहीं दूसरी ओर वेदांत जब स्टडी रूम से बाहर निकल रहा था तब उसे फलक के जोर से चीखने की आवाज आई, जिसे सुन उसकी शार्प भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसके कदम खुद ब खुद उस ओर चले गए जिस ओर से ये आवाज आ रही थी। यो जैसे ही उस कमरे के बाहर पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी तो ठीक उसी समय फलक एक बार और जोर से चीखी। वेदांत ने बिना एक पल गंवाए उस रूम के डोर को खोल दिया। जैसे ही उसने अंदर का नजारा देख वो दंग रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसका चेहरा डार्क हो गया।